हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे SN1 रिएक्शन को। तो उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा SN1 रिएक्शन की जो डेफिनेशन है और रिएक्शन है उसको देखा और मैकेनिज्म को भी देखा। तो आज हम देखने वाले हैं SN1 रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे और एग्जाम्पल को लेके समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो SN1 रिएक्शन जो है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये कैसे है उसको देखते हैं। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि कोई भी सबस्ट्रेट है, तो कोई भी सबस्ट्रेट रिएक्शन करता है तो उसके साथ में मतलब उसमें जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर एक रिएक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई भी रिएक्टेंट है, इसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर HOH करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसमें न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो HOH है, तो ये सॉल्वेंट है और ये सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो केवल और केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, न कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। और जो SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे हुई, क्योंकि ये केवल और केवल सबस्ट्रेट के ऊपर ही डिपेंड करती है। और वहीं हम अगर SN2 रिएक्शन को देखते हैं, मतलब देखेंगे उसमें, तो उसमें जो है वो दोनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं SN1 को, तो उसके ही पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं हम, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सबस्ट्रेट के, यहाँ पर 1 होगा। जो ये रिएक्शन होगी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, या फिर सॉल्वेंट ही बोलेंगे हम यहाँ पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है उसके लिए जो पोलर प्रोटिक मीडियम होना चाहिए। तो सॉल्वेंट जो होगा, भले ही रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, पर यहाँ पर जो हम लेंगे मीडियम वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए। तो सॉल्वेंट चाहिए पोलर प्रोटिक होना चाहिए, पोलर प्रोटिक मीडियम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, जैसे SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट दोनों फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट का चांस भी बनता है और रिंग एक्सपेंशन का भी बनता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन का चांस होता है। रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन, इसको एंड रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन अकर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो इंटरमीडिएट से हमेशा एक ज्यादा होगी।
इंटरमीडिएट से हमेशा एक ज्यादा होगी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को और समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ को लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको। देखते हैं इधर। तो ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांजिशन स्टेट होगी और यहाँ डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इस वाली रिएक्शन में जो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है। और हमेशा हम देखते हैं किसी भी रिएक्शन में तो जो रिएक्टेंट की एनर्जी होती है वो जीरो नहीं होती है, जीरो नहीं होती है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे कि हम एग्जांपल को लेते हैं लकड़ी और कागज को लेते हैं। तो यहाँ पर जो लकड़ी को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तब वो जलना स्टार्ट होती है, जबकि कागज को देखते हैं तो जल्दी से जलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट की हमेशा कोई ना कोई एनर्जी होती है तभी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो जो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच की एनर्जी गैप को हम डेल्टा एच बोलते हैं। तो ये है डेल्टा एच। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो हम डेल्टा एच प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं की एनर्जी को। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन। एक और लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन है इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इंटरमीडिएट भी फॉर्म होता है। तो ये दोनों हमको याद रखना है। और जो हमारा मीडियम होना चाहिए वो पोलर प्रोटिक होना चाहिए, मतलब यहाँ पर H+ रिलीज करना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो केवल और केवल सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है और जो सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन का चांस भी बनता है। वो कैसे बनता है एग्जांपल को लेके समझेंगे। तो एक और देख लेते हैं हम, यहाँ पर इधर ही देखते हैं। तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है स्टार्ट हुई, ये जो रिएक्शन है इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पर प्रोडक्ट है और यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो जो इसमें भी ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये सब ट्रांजिशन स्टेट है जिनकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के जो के बीच की एनर्जी, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये जो है इंटरमीडिएट पॉइंट है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट पॉइंट। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ये वाला पॉइंट भी हमने देखा कि जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो इंटरमीडिएट +1 होगी। तो यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट है, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 3 है। तो इस वाली रिएक्शन में देखते हैं हम यहाँ पर, तो जो इनके बीच की एनर्जी को देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि इनकी जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आया है, तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। और यहाँ को मतलब हम रिएक्शन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर हमको ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी पूछ ले कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, तो यहाँ पर 3 ट्रांजिशन स्टेट है और इसमें बोल दिया जाए कि इंटरमीडिएट कितने फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट फॉर्म हुए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, SN1 reaction is faster than SN2 reaction। तो देखते हैं हम इसको।
as the stability of next point, as the stability of cation increase, तो rate of reaction भी, rate of SN1 reaction इंक्रीज होगी. समझते हैं इसको. यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इनके ऊपर, ये 3 डिग्री है, यहाँ पर एक ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है. तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी. तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, सब जगह से क्लोरीन निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 3 डिग्री वाले में सबसे फास्ट होगी, उसके बाद में सेकेंड वाले में, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले में. तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 3 डिग्री वाले में सबसे फास्ट होगी, और जो 1 डिग्री वाला है उसमें न के बराबर होती है, पर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें होती है. तो यहाँ पर देखते हैं 3 डिग्री, फिर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, फिर 2 में, फिर 1 डिग्री. तो यहाँ पर ऐसा होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मतलब SN1 रिएक्शन जो है उसकी रेट भी बढ़ेगी. तो यहाँ पर 3 है, 2 है और 1 है. तो हमने देखा कि कैसे 3 डिग्री वाले की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी. और इसी प्रकार अगर SN2 को देखेंगे आप तो उसमें जो है उल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, जनरली 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड do not give SN1 reaction, बट जो कुछ कुछ चांस है कि वहां पर जो है 1 डिग्री में भी एल्काइल हैलाइड में भी SN1 रिएक्शन शो हो, तो शो होगी करेगा वो. तो देखते हैं हम उसको. 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड that can show that used can show SN1 reaction. तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होती है इसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन कैसे पॉसिबल है. तो उसको देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम. यहाँ पर देखते हैं हम, और यहाँ पर है क्लोरीन, और हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस का चांस बन रहा है, इसलिए SN1 रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ से अगर क्लोरीन निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी कमी को दूर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है रिएक्शन होगी, यहाँ पर रेजोनेंस का चांस बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन होगी रेजोनेंस की वजह से. अब देखते हैं हम इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, रिएक्शन को देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम CH3O, और ये नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उसमें डाल देंगे हम इसको CH2 और Br. तो यहाँ पर भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में कैसे पॉसिबल हो सकती है SN1 रिएक्शन. तो यहाँ पर कैसे होगी वो मैं 2-3 केस ऐसे हैं उनको बता रही हूँ कि कैसे पॉसिबल है SN1 रिएक्शन 1 डिग्री में. तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ से Br निकलेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसको CH3O, और यहाँ पर CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अब यहाँ पर पास में इसके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती, तो ये अपना 1 लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा. तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी आगे ये होगी CH3 और यहाँ पर O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अपना 1 लोन पेयर इसको डोनेट करेगा. तो यहाँ पर CH2 मतलब इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो अब जो है एक नेगेटिव एटम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये
यहाँ पर ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसको वाटर आएगा। यहाँ पर हम HOH करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वाटर है, उसके पास भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, तो ये जो है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा यहाँ पर। तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, CH3 और O इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ देगा अपना, तो इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, और यहाँ पर जो है CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा इधर, और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर अब जो है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने एक लोन पेयर डोनेट किया है यहाँ पर। तो यहाँ से रिएक्शन अब जो है ये हाइड्रोजन इसका दुख देख नहीं पाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बाहर चला जाएगा। तो CH3O और CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब हम देखने वाले हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखने वाले हैं हम। कुछ कंपाउंड को लेंगे और उनमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को A, अब इसमें सेकेंड B, तो यहाँ पर देखते हैं इन वाले जो कंपाउंड हैं इनमें जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब किसी भी कंपाउंड को हम पानी के अंदर डुबो रहे हैं तो वहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो इसमें कराते हैं, तो यहाँ पर जो है HOH करा रहे हैं हम, तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से भी क्लोरीन निकलेगा, सभी जगह से क्लोरीन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर क्लोरीन निकलने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई भी जो है रेजोनेंस का चांस नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो है ये sp3 हाइब्रिड है, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिड कार्बन है। तो यहाँ पर जो है ये नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर भी लिख देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको देखते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो ये भी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इन दोनों में जो रेट होगी किसकी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का चांस बन रहा है। तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस का चांस बन रहा है, तो यहाँ पर 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो और यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन निकलेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये दोनों नॉन एरोमेटिक है, हमने देखा कि ये दोनों ही नॉन एरोमेटिक हैं। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है नॉन एरोमेटिक की, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की होती है। तो यहाँ पर इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो जो होता कंपाउंड एरोमेटिक होता, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। पर यहाँ पर ये क्लोरीन निकलने के बाद जो है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा, तो वो क्यों चाहेगा अनस्टेबल होना, जबकि वो पहले और ज़्यादा स्टेबल है, तो वो क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगी वो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर उसके बाद इसकी, और लास्ट में इसकी होगी। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है वो होगी सबसे ज़्यादा सी वाले की, फिर बी की, और फिर
एक ही। तो यहाँ पर हमने देखा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ और कंपाउंड को लेते हैं और उनमें देखते हैं। तो यहाँ पर और कंपाउंड ले लेती हूँ मैं, जैसे कि एक और कंपाउंड लेते हैं हम, और यहाँ पर क्लोरीन या Br कुछ भी जोड़ देते हैं, Br जोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं हम एक को लेते हैं, कंपाउंड तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से अगर ब्रोमीन निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर कितने हुए 4। और यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना लोन पेयर जो है कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन है ये भी काउंट होंगे, तो एक बार में केवल एक ही जो है एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये अपना लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर जो है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 2, 2 4 और 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो केवल एक टाइम में एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये मतलब इन्वॉल्व कर सकता है इसमें। और अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो यहाँ पर जो है 2 रेजोनेटिंग, तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। तो यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, एक बार ये यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके। और यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही इधर से करेगा ये, तो इधर करेगा, यहाँ पर एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब देखते हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर उसके बाद में इसकी होगी। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होगा इसका ऑर्डर। अब हम एक कंपाउंड को और ले लेते हैं और उसके बाद में क्लास को एंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक और, जैसे कि यहाँ पर करवाते हैं हम रिएक्शन। यहाँ पर अगर रिएक्शन करा रहे हैं हम और यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहाँ से अगर क्लोरीन निकलता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री जो है वहाँ 3 डिग्री कार्बन जो है उस पर SN1 रिएक्शन देता है वो। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ब्रिज हेड पर अगर पॉजिटिव, ब्रिज हेड और ब्रिज टेल पर जो कि sp2 हाइब्रिड है, तो वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है वो कंपाउंड। तो यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर नीचे ब्रिज हेड और ब्रिज टेल पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन जो 3 डिग्री है, और यहाँ पर sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर, sp2 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो हाईली अनस्टेबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो नो रिएक्शन होगी। और कंपाउंड ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं एक और कंपाउंड ये लेते हैं और इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन है और ये है हमारा कंपाउंड। तो इसमें देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से अगर क्लोरीन निकलता है, क्लोरीन निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिड है। तो जो एक नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि sp2 हाइब्रिड तो वो नेगेटिव होगा ना, उसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 के कंपेयर में, sp2 की जो है नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो है कोई भी रिएक्शन नहीं होगी।